ओके, सो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डेटा रिडक्शन, जिसमें एट्रीब्यूट सबसेट सिलेक्शन होएगा, हिस्टोग्राम क्लस्टरिंग एंड सैम्पलिंग हम यूज़ करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। डेटा रिडक्शन: obtain a reduced representation of the data set that is much smaller in volume but yet produce the same or almost the same analytical result। यानी हो सकता है कि हमारे पास डेटा मॉडल जो हो वो बहुत बड़ा हो, however यानी इतने बड़े डेटा को हमने भले ही छोटा सा डेटा बना दिया हो, बट इसके रिजल्ट्स और एनालिटिकल ऑब्जर्वेशंस में कोई चेंजेस नहीं आना चाहिए। हमें इस तरह अपने डेटा को रिड्यूस करना है, यानी इंपॉर्टेंट चीज़ों को सिलेक्ट करना है इसमें से। ओके, सो वाई डेटा रिडक्शन? और डेटाबेस और डेटा वेयरहाउस में स्टोर टेराबाइट्स ऑफ डेटा। अब इतने टेराबाइट ऑफ डेटा पे आप अगर कंप्यूटेशन लगाने जाओ तो बहुत ज़्यादा टाइम कॉम्प्लेक्स हो सकता है। तो कॉम्प्लेक्स डेटा एनालिसिस may take a very long time to run on the complete data set. Hence, we require data reduction. अब data reduction strategies में we have two types: dimensionality reduction and numerosity reduction. Dimensionality reduction क्या बोलता है? हमारे पास में डेटा कैसे अगर टेबुलर फॉर्म में है तो ये मल्टीपल डायमेंशंस होता है एट्रीब्यूट्स, जिसको हम बोलते हैं। तो कुछ एट्रीब्यूट्स हमारे काम के है ही नहीं, तो क्या करो, पूरे पूरे एट्रीब्यूट्स, पूरे डायमेंशंस को ही निकाल दो। तो ये डायमेंशनलिटी रिडक्शन का होता है। रिमूव अनइम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स ओनली, एट्रीब्यूट्स और फीचर सबसेट सिलेक्शन इसी को में आता है। देन न्यूमरसिटी रिडक्शन में वे सिंपली कॉल इट रिडक्शन, और हिस्टोग्राम क्लस्टरिंग सैम्पलिंग ये सब इसी में आते हैं। तो अब इन डेप्थ देखते हैं इसको। सो द वेरी फर्स्ट इज एट्रीब्यूट सबसेट सिलेक्शन। Okay, so a way to reduce dimensionality of the data, redundant attributes यानी कुछ duplicate अगर attributes है, duplicate much or all the information constraint in one or more attributes, तो क्या कर सकते हो, उसे निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल, परचेस प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट। अब परचेस प्राइस से हम सेल्स टैक्स तो निकाल ही सकते हैं ना, हमें पता है इतना परसेंटेज होता है। तो ये क्या हो गया, डुप्लीकेट हो गया। और अगर मेरे पास डेट ऑफ बर्थ है तो मैं उससे एज निकाल पाऊंगा, ठीक है। तो ये ऐसे हम निकाल सकते हैं। irrelevant attributes contains no information that is useful for the mining task at hand। हमें पता है कि हमारे माइनिंग का गोल क्या है, हमारा जो हम डेटा यूज किस लिए कर रहे हैं, यानी हमारा एनालिसिस किस बेस पे है। अब जैसे मैं स्टूडेंट का स्कोर प्रिटेंड करना चाहता हूँ और मैं उसमें उसका रोल नंबर रख के रखा हूँ, तो रोल नंबर स्कोर प्रिटेंड करने में कैसे काम आएगा? तो ये एक तरह से इरेलेवेंट एट्रीब्यूट हो गया। ओके, यही एग्जांपल नीचे दिया हुआ है। So next is attribute selection में we have three ways by which we can select attribute: forward selection, backward selection and decision tree induction। अब फॉरवर्ड सिलेक्शन कैसा होता है? हमारे पास में इतने इनिशियल स्टेज पे एट्रीब्यूट्स है। अब इसमें से जो काम के एट्रीब्यूट्स हैं हम वही सिलेक्ट करते जा रहे हैं। जैसे A1 काम का था, सिलेक्ट कर लिया, आगे बढ़े। A2 A3 नहीं लगा तो निकाल दिए, A4 लगा तो उसको ले लिए, देन A4 को तो ले चुके हैं, सॉरी, A5 नहीं लगा काम का, देन A6 लगा, तो हमने ऐसे, ये क्या हुआ, फॉरवर्ड, हम आगे जाते जा रहे हैं और जो इंपॉर्टेंट लग रहा है उसको लेते जा रहे हैं। बैकवर्ड में क्या होता है, हम पहले सबको ले लेते हैं, ये सारे डेटा एक साथ हमने अंदर ले लिया, ठीक है। देखो, फिर उसके बाद हमको लगा कि यार 2 काम का नहीं है, 2 निकाल दिए, 3 4 5 6 बचा। फिर हमें लगा यार 3 भी काम का नहीं है, ये 3 भी निकाल दिए, 4 5 6 बचा। फिर यार 5 भी काम का नहीं है, 5 भी निकाल दिए। तो ये क्या हो गया, ये बैकवर्ड एलिमिनेशन हुआ, यानी पहले सारे डेटा को ले लिए, फिर जो इंपॉर्टेंट या अनइम्पॉर्टेंट और इररिलेवेंट लगा उसको निकालते गए। वही डिसीजन ट्री आ जाता है। डिसीजन ट्री यानी हम जब इसको ऐसे ट्री में करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट नोड्स जो भी रहेंगे, जैसे A1 A6 A4 आर द नोड्स, तो हम पता चल जाएगा कि दीज आर द इम्पोर्टेंट वन। तो इस हिसाब से भी हम सिलेक्शन कर सकते हैं एट्रीब्यूट का। स्टेप वाइज फॉरवर्ड सिलेक्शन जो मैंने एक्सप्लेन किया है वही लिखा हुआ है इंग्लिश में, और कुछ नहीं है। बैकवर्ड एलिमिनेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ फॉरवर्ड सिलेक्शन एंड बैकवर्ड एलिमिनेशन। ये क्या हो गया, ये और टास्क को स्पीडिफाई कर देगा। आप आगे भी बढ़ते जा रहे हो तो सिलेक्ट भी कर रहे हो अच्छे अच्छे, और पूरा जो अभी भर के रखे हुए हो उसमें से निकालते भी जा रहे हो, यानी अच्छा सिलेक्ट भी कर रहे हो और बुरा निकालते भी जा रहे हो, तो एक साथ दोनों चीज़ हो रही है, ठीक है। देन डिसीजन ट्री का हमने पढ़ा। डिसीजन ट्री एल्गोरिथम में हमारे पास मल्टीपल टाइप्स है, मोस्टली आप जो अभी आगे न्यूमेरिकल करके वो ID3 के बेस पे है। वेर ओरिजिनली इंटेंडेड फॉर क्लासिफिकेशन, डिसीजन ट्री इंडक्शन कंस्ट्रक्ट अ फ्लो चार्ट लाइक स्ट्रक्चर वेर वी हैव internal yani non-leaf nodes, then we have branches and we have leaf nodes as well। so उसका स्टॉपिंग क्राइटेरिया भी है कुछ, वो भी देखेंगे हम। देन कम्स न्यूमेरोसिटी रिडक्शन। हमें अभी
इससे पहले जो पढ़ा वो डायमेंशनलिटी रिडक्शन था, ये है न्यूमेरोसिटी रिडक्शन। रिड्यूस डेटा वॉल्यूम बाय चूजिंग अल्टरनेटिव स्मॉलर फॉर्म्स ऑफ डेटा रिप्रेजेंटेशन। पैरामीट्रिक यानी ये क्या होता है कि हम एक अज्यूम करते हैं डेटा फिट्स, एक मॉडल बना देते हैं हम बाय यूजिंग सिंपल मे बी रिग्रेशन, कि भाई एक्स आएगा तो वाई आना चाहिए, और उस हिसाब से हम ये देखो रिग्रेशन यूज़ किए, तो मॉडल बना देते हैं और फिर उसके पैरामीटर्स के हिसाब से हम डेटा को सिलेक्ट करते हैं। एक तो ये हो गया। नॉन पैरामीट्रिक में देयर इज नो मॉडल्स, फिर उसमें हिस्टोग्राम क्लस्टरिंग और सैम्पलिंग यूज करके मेजर फैमिलीज और फिर आउटलायर्स निकाल के फिर हम इस तरह एट्रीब्यूट सिलेक्शन करते हैं। ओके, तो लीनियर रिग्रेशन, रिग्रेशन में भी है लीनियर रिग्रेशन, मल्टीपल रिग्रेशन, लॉग लीनियर मॉडल। तो लीनियर क्या है? डेटा मॉडल टू फिट अ स्ट्रेट लाइन एंड ऑफन यूज टू द लीस्ट स्क्वायर मेथड टू फिट इन द लाइन। Then multiple regression allows a response variable y to be modeled as a linear function of multidimensional feature vector. हमने regression का इससे पहले वाली वीडियोस में भी दिखा, y is equals to mx plus c equation of line, ये वो best fit, ठीक है। Then histogram analysis, histograms are used binning, हमने binning के बारे में पढ़ा, partitioning करना, to approximate data distribution and are popular form of data reduction. Divide data into disjoint subsets, ये important है, disjoint subsets और buckets and store average in sum of each bucket, ठीक है। If each bucket represents only a single attribute और value or frequency pair, then the buckets are called singleton buckets. पार्टीशन रूल क्या बोलता है? इक्वल विड्थ है तो इक्वल बकेट रेंज, इक्वल फ्रीक्वेंसी है और इक्वल डेप्थ, ये दो हमारे पास क्या है? पार्टीशन रूल्स है। ये हिस्टोग्राम है नॉर्मल, हमारे पास जो इतना बड़ा डेटा था इसको अगर हम बिनिंग कर दें तो हमारे पास में ऐसा हो जाएगा डेटा। ओके, तो ये भी हिस्टोग्राम एनालिसिस में आ गया। Then comes clustering, partitioning the data set into clusters based on the similarity and store clusters representation, centroid and diameter only. Can be very effective if the data is clustered, but not if the data is smeared. Okay. Now, can have hierarchical clustering and be stored in multiple dimensional index tree structure. There are many choices of clustering definitions and clustering algorithms. Cluster analysis will be studied in time. Okay. Then comes sampling. Okay. Sampling is obtaining a small sample S to represent the whole data set. अब ये कैसे? ये हमारा पूरा डेटा सेट है, उसका एक छोटा सा पार्ट जो कि एक्ट पूरे डेटा का काम ही करेगा, यानी एक्ट पूरे डेटा की तरह ही करेगा, इस पे जो एनालिसिस करेगा वो पूरे डेटा पे एप्लीकेबल रहेगा। तो इस तरह का हम एक सैंपल सिलेक्ट करते हैं फ्रॉम द होल डेटा सेट टू speedify the work, to reduce the time complexity and all, allow a mining algorithm to run in complexity that is potentially sublinear to the size of the data. Then key principle is choose a representative subset of the data. A simple random sampling may have very poor performance in the presence of skew. Then develop adaptive sampling methods, example stratified sampling, ये थोड़ा high level का है but ठीक है। Note, sampling may not reduce the database input output operations. Okay, now we have type of samplings में simple random sampling. Okay, then सिंपल रैंडम सैम्पलिंग क्या करेगा कि देयर इज एन इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग एनी पर्टिकुलर आइटम, यानी ये पूरा है, सॉरी, ओके, तो ये पूरे में से वो कोई भी सिलेक्ट कर लेगा रैंडमली, तो ये सिंपल रैंडम सैम्पलिंग हो गया। देन सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट, ये क्या हो गया कि अगर इसने एक बार इसको सिलेक्ट कर लिया सैम्पलिंग के लिए, फिर इसको निकाल देगा और फिर बाकियों में से सिलेक्ट करेगा। हाउएवर विदाउट रिप्लेसमेंट, वंस एन ऑब्जेक्ट इज सिलेक्टेड इट इज रिमूव फ्रॉम द पॉपुलेशन, ठीक है, यानी अगर आपने ये वाला ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिया तो इसको निकाल देगा वो बाहर। सैम्पलिंग विथ रिप्लेसमेंट, अ सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट इज नॉट रिमूव फ्रॉम द पॉपुलेशन, तो क्या इसके वापस आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ये वापस से भी आ सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी अब भी रहती है, ठीक है। नाउ स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग इज अ पार्टीशन द डेटा सेट एंड रॉ सैंपल्स फ्रॉम ईच पार्टीशन एंड proportionality and approximately the same percentage of the data used in conjunction with skewed data, ठीक है। then मैंने बताया ना सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट, ये विदाउट रिप्लेसमेंट है, यानी
वापस से इसको नहीं डाल रही है, इसके लिए ये सारे यूनिक है, यानी ब्लू देखो, ब्लू वाइट ग्रीन तीनों भी यूनिक वैल्यूज है, रिपीटेटिव एक भी नहीं है। हाउएवर ये विथ रिप्लेसमेंट है, तो यहाँ पे ब्लू एक बार आया था फिर से भी आ गया, समझ गए, तो ये विथ रिप्लेसमेंट हो गया। नाउ क्लस्टरिंग कैसे होता है, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग कैसे वर्क करता है, क्लस्टरिंग और स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। हमारा रॉ डेटा है, ये हमने क्लस्टर्स बना के रखे हैं, ठीक है। अब हर क्लस्टर में से हम थोड़ा थोड़ा डेटा ले रहे हैं, देख रहे हो, तो इसको क्या बोलते हैं हम, क्लस्टर और स्ट्रेटिफाइड सैंपल। यहाँ पे हमारा डेटा रिडक्शन खत्म हो गया, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। थैंक यू सो मच।